देखिए, अभी हम लोगों की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है आपका विश्व यानी कि वर्ल्ड, और ज्योग्राफी को हम 3 पार्टों में महत्वपूर्ण तरीके से समझने के लिए बांटते हैं। पहला, भूगोल का वह हिस्सा जो विज्ञान से जुड़ा हो, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, आंतरिक संरचना किस तरीके के बना है, नदियों के उद्गम क्यों होते हैं, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं हमारे जो पूरी की पूरी तरह विज्ञान से जुड़ा है, जैसे वायुदाब, सूर्यातप, महासागरीय जल में लवणता, ठीक इसी ढंग से चक्रवात, प्रतिचक्रवात, उल्कापात, ठीक इसी ढंग से तारा, उपतारा, इसी ढंग से ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारी चीजों की जानकारी जिस भौतिक विज्ञान से हम लेते हैं वह खगोल विज्ञान कहलाता है या फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। हिंदी में उसे हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं। और फिर 2 पार्ट जो बच गया उसमें एक होता है विश्व का भूगोल और दूसरा होता है भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि महासागर क्या है या विश्व के महादेश कौन कौन से हैं, ठीक इसी ढंग से विश्व की झीलें कौन कौन सी है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन है। वही यदि ऐसा सवाल आए कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है तो वो हो जाएगा भौतिक भूगोल के अंतर्गत। लेकिन यही चीजें पूछे कि कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है तो ये आ जाता है विश्व के भूगोल के अंतर्गत। तो हम लोग विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व के पहले महादेश की जानकारी लेना चाहेंगे। तो विश्व के महादेश में जब सबसे पहले आप देखेंगे कि बड़ा महादेश कौन है तो यहाँ मैप पर हम आते हैं। आपको ये पूरा का पूरा यहाँ से एरिया ऐसे लेकर और पूरी तरह ऐसे बटकर और ये एशिया हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि ये सारा एरिया आपको, जहाँ तक मेरी कलम घूम रही है, ये सभी के सभी आपको एशिया महादेश हो गया। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। तो सबसे पहले हमें मैप पर ज्योग्राफी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। इसमें देखेंगे आप कि इस एशिया के अगर इस पश्चिम में देखें तो आपका यूरोप है, ठीक इसी ढंग से दक्षिण पश्चिम में देखें तो अफ्रीका महादेश है, एशिया के दक्षिण में देखें तो ऑस्ट्रेलिया महादेश है, या फिर आप एंटार्क्टिका तक देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा हिंद महासागर आपको ये एशिया का ही दक्षिणी भाग है। इस एशिया के पूर्व में आप देखें तो थोड़ा सा इसको बड़ा किया गया है, यह यहाँ तक आ जाता है, यानी कि ये अमेरिका का जो अलास्का क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे पहले एशिया जो है ये रूस के अंतर्गत ही ये एरिया आता था, एशिया में नहीं था लेकिन रूस के अंतर्गत आता था। रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया। तो जो यहाँ से कटा हुआ पार्ट आप देख रहे हैं कि कट गया, वो कहाँ गया तो पीछे से ऐसे घुमाकर वो पार्ट ये है, यानी ये वाला पार्ट आपका एशिया ही है। ठीक है, ये एशिया है लेकिन ये वाला पार्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये उसका अलास्का क्षेत्र पड़ता है। तो एशिया बहुत ही बृहद है, यानी एशिया के यदि पूर्व में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री देशांतर रेखा, या एशिया के पूर्व में अमेरिका मिलेगा। देखिए यार ऐसे घूमकर ऐसे जा रहा है तो इधर एशिया के पूर्व में अमेरिका है कि नहीं, तो इस तरीके से अमेरिका पड़ेगा। ठीक इसी ढंग से प्रशांत महासागर पड़ेगा एशिया के पूर्व में। एशिया के दक्षिण में आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है और हिंद महासागर है। एशिया के उत्तर में देखेंगे तो आपके इधर आर्कटिक ओशन है और आपका उत्तरी ध्रुव है। एशिया के पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में यूरोप है और आप दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका है। तो आसानी से आप एशिया की एक मार्किंग कर सकते हैं। अब रहा कि ये जो लाइनिंग यहाँ से बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, तो ये यूराल पर्वत है।
यहाँ से यहाँ जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी तरह यूराल पर्वत का एरिया है। ये लेकर आपको ऐसे जो है आपका यूराल पर्वत है और वहीं पर्वत से एक नदी निकलती है जो उत्तर दिशा में बहती है, जिसको यूराल नदी भी कहते हैं। तो इस तरीके से एशिया और यूरोप को अलग करने वाला अगर पहाड़ पूछे तो यूराल पर्वत और नदी पूछे तो यूराल नदी, तो ये अलग करती है। अब रूस के बारे में जो अभी हाल में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, बहुत लोग उसके नाम को भी नहीं जानते। वो जानते हैं, कमजोर टीचर जो है ना वो आपको ध्यान भटकाने के लिए टपोरी शब्द का प्रयोग करता है। मैं बिल्कुल इसे यूट्यूब पर डालूंगा और सोशल मीडिया से मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वो जाने और समझे इस चीज को कि सुधार करे। वो कहेगा इस ससुरा, ताकि बच्चों का ध्यान हसगुल्ले पर जाए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट पर नहीं जाए। इस ससुरी, ताकि बच्चों का ध्यान गंदे पॉइंट पर जाए, विषय वस्तु से हट जाए। नॉलेज तो उसको है नहीं, वो तो मैं जानते हैं। पॉपुलर तो खेसारी लाल भी हो गए हैं नाच के और साड़ी पहन के साया पहन के। पॉपुलरिटी अलग चीज है, वहां तो झूठ बोल के भी लोग पॉपुलर हो सकता है, जिसको कुख्यात कहते हैं। एजुकेशन के ये लोग कुख्यात लोग हैं जो कंपटीशन के माहौल को एक मनोरंजन प्रकार के माहौल में तब्दील कर दिया है और इस तरीके से पूरा एजुकेशन बिहार का हायर हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। पटना में भी बहुत अच्छे अच्छे भी टीचर हैं। आपके अनिल सिंह हैं जो बेहतरीन जीके जीएस पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट के हैं। रहमान सर है, बेहतरीन उनकी जानकारी है, अच्छे खासे पढ़ाते हैं। पटना में ही रेगुलर उनकी कोचिंग चलती है। जिस बच्चे को सक्सेस हो जाना है वो कम से कम इस खनवा के पास तो कहीं नहीं जाएगा। ये पगलपन के सीमा को पार कर गया है और मैं तो कई बार चुनौती दिया कि ये अगर दावा करता है किसी विषय में, नॉट ए सिंगल विषय, जो इसके जिंदगी का सबसे बेहतरीन विषय हो उसमें बैठकर हमसे ये बाजी लगा ले। 10, 20, 50, 100, 200 विशेषज्ञ भी बैठ जाए और देखिए कि इसको हर बार पटखनी देते हैं, कहीं नहीं निकलेगा, किसी विषय में नहीं निकलेगा। तो एजुकेशन का मतलब है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसे तोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से देखेंगे आप, जो ये रूस का पार्ट है ये थोड़ा सा अंदर तक, यूरोप तक ये रूस घुसा है और इस तरीके से रूस अपने आप को मानता है कि मैं यूरोपीय कंट्री हूँ, लेकिन हकीकत में उसका मैक्सिमम क्षेत्र कहाँ है? एशिया में है, ये ध्यान रखें। इसी ढंग से आपको यहाँ पर तुर्की पड़ता है, इसका भी कुछ एरिया आपको कहाँ पर है? यूरोप में है, लेकिन ये समझता है कि मैं आपको, यूरोप में थोड़ा सा है लेकिन ये एशियाई कंट्री ही अपने आप को मानता है। और ये जो मिडिल ईस्ट है ये सब भी आपको पूरा का पूरा एशिया का ही पार्ट है, ठीक है, जिसको अरबियन कंट्री या पश्चिमी एशियाई कंट्री कहा जाता है। अब रही बात, आपको ये जो कटिंग देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से जो कट रहा है ये अफ्रीका से लेकर ये आपका स्वेज नहर है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्वेज नहर का जो ये पार्ट है आपको कट रहा है, ये पूरा का पूरा मिस्र का हिस्सा है, इसको काटकर बनाया गया। अब रहा अफ्रीका की बात, थोड़ा देखें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया महादेश है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि दूसरा बड़ा महादेश कौन सा होगा तो ये आपका अफ्रीका होगा। अब अफ्रीका के अगर पूछे कि पूरब में क्या है तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एशिया है और फिर आपका इंडियन ओशन है, यानी कि हिंद महासागर है। पूरब पश्चिम में क्या है तो देखिए ये अटलांटिक महासागर, अंग्रेजी के इस लेटर जैसा, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो दोनों को हम तोड़ते नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर, तो अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक इसी ढंग से अफ्रीका का उत्तर में क्या है तो ये है आपका भूमध्य सागर। ये पूरा का पूरा क्या एरिया है आपका? भूमध्य सागर है, भूमि के मध्य सागर है, हालांकि इसका मुंह अटलांटिक महासागर में खुलता है। तो इस तरीके से इसके उत्तर में हो जाएगा भूमध्य सागर या यूरोप हो जाएगा और उत्तर पूरब में हो जाएगा आपका एशिया।
ठीक इसी ढंग से अगर आप पूरे अफ्रीका को देखेंगे तो ये आपको बीचों बीच से गुजरता है। आप इक्वेटर, आप देखिए यहाँ जाकर इसका नाम क्या हो गया है, मैप से आसानी से देख सकते हैं इक्वेटर है। ठीक यहाँ से आपको कर्क रेखा गुजरती है, ठीक यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। तो एकमात्र महादेश आपका अफ्रीका है जहां से विषुवत रेखा बीचों बीच से गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। तीनों रेखा अफ्रीका महादेश से गुजरती है। ये मोटे तौर पर अभी हम महादेश को तोड़ रहे हैं, फिर एक एक करके व्याख्या आपको करेंगे, संभव हुआ तो आज करेंगे। यहाँ देखेंगे आप तीसरा बड़ा महादेश यहाँ से शुरू हो जाता है पूरा का पूरा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये पूरा का पूरा एरिया जो है क्या है, वो उत्तरी अमेरिका है। अब लैंड एरिया को हम देखते हैं तो ये तीसरे एरिया पर आता है। लैंड एरिया यानी कि इसका जमीनी, हम तो महासागर भी जोड़ दिए हैं क्योंकि उसी के नियंत्रण में है, लेकिन महासागर को हम लोग किसी महादेश का अंश अगर मानने लगे तो पता चलेगा क्षेत्रफल में बहुत सारा अंतर होगा। तो तीसरा बड़ा महादेश आपका, इसके लैंड एरिया लेंगे तो आप नॉर्थ अमेरिका है। चौथा एरिया आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको दक्षिण अमेरिका, ये चौथे पोजीशन पर पहुंचता है। अब रहा कि इसके अगर हम सीमाओं को देखें तो उत्तरी अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर एवं ग्रीनलैंड, ये वाला पार्ट क्या है आपका, ग्रीनलैंड है, ध्यान रखिएगा। ये ग्रीनलैंड जो है ये उत्तरी अमेरिका का ही हिस्सा है, लेकिन मैंने जान के नहीं घेरा क्योंकि यूरोपीय कंट्री डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप कि ये जो है दक्षिण अमेरिका है। तो इस उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है, या फिर पनामा नहर जो यहाँ से गुजरती है वो कह सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, इसके उत्तर में देखेंगे तो आर्कटिक महासागर है, पूरब में देखेंगे तो आपका अटलांटिक महासागर है। क्योंकि इसका दिशा ऐसे होता है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ऐसे हम निकाल देते हैं। अगर दक्षिणी अमेरिका में जाएं तो पूरब में देख लीजिए क्या हो गया, अटलांटिक महासागर, पश्चिम में क्या हो गया, पैसिफिक ओशन, दक्षिण में क्या हो गया, ये एंटार्क्टिका है, पांचवा वाला जो मानेंगे हम महादेश। तो इस ढंग से दक्षिण में एंटार्क्टिका या फिर दक्षिणी सागर। तो इसके उत्तर में उत्तरी अमेरिका, पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर, पूरब में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में एंटार्क्टिका। अगर ये पांचवा बड़ा महादेश देखें हम तो इसके उत्तर में देखेंगे तो दक्षिणी सागर, या इसमें से नाम लिख सकते हैं हम दक्षिणी अमेरिका को भी, लेकिन इससे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया तक। तो ये पूरी तरह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, यही इसका सीमांकन कर देंगे। और तब छठा आते हैं तो ये हो जाता है आपका यूरोप। ये पूरा का पूरा जितना एरिया है ये सब यूरोप का एरिया है, ग्रीन वाला। तो इस तरीके से छठे नंबर पर और सातवें नंबर पर ये एरिया आपको क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। इसमें आपको सिंगापुर वगैरह सब शामिल हो जाते हैं, न्यूजीलैंड वगैरह सब ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आता है। भले ऑस्ट्रेलिया नाम का देश भी है, ऑस्ट्रेलिया नाम का महादेश भी है, इस नाम के दोनों हैं, लेकिन इसे देशीय महादेश भी कहते हैं, लेकिन इसका काफी अच्छा खासा विस्तार है। अब इसका अगर देखेंगे पहले यूरोप का, तो यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में आपका भूमध्य सागर अथवा अफ्रीका, और पूरब में जाएंगे तो एशिया हो जाता है। ठीक इसी ढंग से अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जाते हैं तो फिर प्रशांत महासागर, ये सब इधर से प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में आते हैं तो हिंद महासागर, भारत में वर्षा यहीं से चलती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से। इसके उत्तर में जाएंगे तो आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर दोनों है, या आधा आधा बॉटल है जिससे, यहाँ से भी आधा आधा बॉटल है इसमें। यानी दक्षिण में जाएंगे तो इधर से हिंद महासागर, इधर से प्रशांत महासागर। तो इस तरीके से हमारे कुल 7 महादेश हैं। अब इन 7 महादेश में यदि हम सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया से शुरू करें व्याख्या तो थोड़ा देखने की आवश्यकता है, यानी हम चलते हैं थोड़ी सी जानकारी देने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया के पास।
ये क्या था ऑस्ट्रेलिया और इस तरीके से ये यहाँ तक कैसे ये विभाजित हुआ और कौन इसको खोजा था। ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ की मूल जनजाति भी रहती है, लेकिन वे काफ़ी कम है क्योंकि साइंटिफिक रूप से उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो आपसी विवाह करने लगे, इस ढंग से उनके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव हो गया और छोटी छोटी बीमारियों में वहाँ के मूल निवासी मरने लगे। विज्ञान के खोजों में कम, पेट भरने में और फिर शारीरिक संबंध स्थापित करने में ही मूल निवासी रह गई। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग पिछड़ गए थे। अब रहा कि समुद्री यात्रा जब की जाने लगी तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो एरिया है ना, यहाँ पर तस्मान नामक व्यक्ति पहुँचा था और इस ढंग से ऑस्ट्रेलिया के जो तटीय क्षेत्र हैं उसकी खोज तस्मान ने की थी, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन केवल तटीय क्षेत्र जो तस्मानिया प्रांत है केवल वहीं तक कोई खोजे ये अच्छी बात नहीं है, उसके अंदर भी जाना चाहिए। तो अंदर जाने का काम किया था कुक ने, यानी कि जेम्स कुक ने। जेम्स कुक ने इससे अंदर जाने की भी कोशिश की और जब अंदर गया तो ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी अच्छा जानकारी हुई। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की जानकारी किसने दिया तो आप तस्मान का नाम लेंगे, लेकिन हो कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की तो जेम्स कुक का नाम लेंगे। क्वेश्चन के अर्थ से आंसर बदल जाता है, दोनों नाम बहुत ही जरूरी है। जब वो अंदर गया तो ऑस्ट्रेलिया में देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के दो भागों में बांटता है। एक आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया और दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान है। अब सहारा मरुस्थल के बाद दूसरा यदि इस धरती का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है, ये सबसे बड़े हैं। और जहां तक रहा पूर्वी, तो चूंकि यहां से जो मानसूनी हवाएं जाती है और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पहाड़ी से टकराती है तो ऊपर उठ जाती है। अब इधर से मानसूनी हवाएं गई और इस पहाड़ से अगर टकरा गई तो ऊपर उठ गई, और ऊपर उठ गई तो प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाता है। तो यहाँ से गर्म आर्द्र युक्त हवा गई और ठंडा होके झमाझम वर्षा, तो ज्यादा वर्षा इधर कर दी तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ज्यादा विकसित हो गया क्योंकि वहां ज्यादा वर्षा होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा ही नहीं होती और वर्षा नहीं होगी तो विकास नहीं करेगा। और एक ध्यान रखिएगा, मानव में प्रेम कैसे होता है। कोई भी जीव जंतु को यदि आदमी की आबादी कम हो ना तो प्रेम ज्यादा होगा। आप लोगों में भी देखिएगा कि यदि किसी भी पुरुष को कोई भी महिला दिखाई नहीं पड़ी हो कभी और तब अगर उसके कुछ कपड़े भी नजर आ जाएंगे ना तो लोग उसको भी बड़ा चाव से देखता है। भले वो कपड़ा पुरुष से पहना है तब का है, बस लेडीज का कपड़ा होना चाहिए। हम तो बचपन में नाच में देखे हैं कि पुरुष नर्तक को भी लोग रुपया दे के खोजता है, 10 टकिया 5 टकिया, पता नहीं। उनके कला पर वो दीवाने नहीं, उनके कपड़े के दीवाने हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन वही जिनके ढेर आसपास महिलाएं डोलती है अब वो चयन करने लगते हैं। जिनके दरवाजे पर अगुआ नहीं जाता है वो कोई भी आदमी एड्रेस भी पूछने आ जाएगा ना, प्रणाम भैया, मतलब प्रणाम का हो, अब तनी जाए कर लो मोथा केने बा, तो कहेंगे आई तनी चाय पी ली, चाय बनाओ हो, बता दे तनी पहुंचा दे मरुआ के। अब पूरा बनाकर चाय उनको पिलाकर तब विदाई करते हैं और जाने के बाद कहते हैं लड़िकवा खातिर अगुआ रलो। माने लोग समझे कि उनके दुआरी पर भी वो बहनवा खातिर, ताश खेलना खातिर भी अगुआ आने लगा। ये हवा फैला देते हैं। वो पूछा बेचारा रोका किस चीज के लिए, एड्रेस जानने के लिए, और चाय पिलाकर हल्ला मचाते हैं अगुआ आ गया। तो समझा जा सकता है क्योंकि उनके पास अगुआ ही नहीं आ रहा होता। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अगुआ इतना ज्यादा आता है, लड़का कामयाब हो जाए, जॉब हो जाए, उसका अच्छे पद पर चला जाए तो फोन पर फोन आता है, स्विच ऑफ कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं कि भैया अभी शादी वादी नहीं करना। अगुआ भी आके कहता है आपके लड़का के लिए है, नहीं शादी तय हो गया, जाइए 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 भागिए। यही स्थिति होती है।
ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि वहाँ कोई भी नहीं था, बहुत आबादी कम थी। तो जो लोग गए उनको यहाँ के लोग अपने यहाँ बसाते गए। और आज भी ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बसना हो तो आप जाके देखिएगा, आपको आर्थिक रूप से वहाँ मदद भी सरकार देती है, लेकिन वहाँ बसना पड़ेगा। ये नहीं कि वहाँ से निकलकर आप भाग जाइएगा पैसा लेकर, नहीं, बसने के लिए हर तरीके से मदद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 90% यूरोपीय लोग हैं, और यूरोपीय में भी ज़्यादा ब्रिटेन के लोग बसे हुए हैं। आज भी ऑस्ट्रेलिया जो है 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ था। ऑस्ट्रेलिया कब आज़ाद हुआ है? भारत भी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 15 अगस्त ऑस्ट्रेलिया भी मनाता है। लेकिन अफसोस कि ऑस्ट्रेलिया का अपना कोई राष्ट्रपति नहीं होता। कारण क्या है कि ब्रिटेन की महारानी ही वहाँ की सम्राज्ञी है, यानी वहाँ की राष्ट्रपति है। वहाँ प्रधानमंत्री होगा। ऑस्ट्रेलिया का अपना नियम और कानून भी है। ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र देश है, लेकिन महारानी को अभी भी सेम रॉयल्टीज के अंतर्गत रखा है, यानी सम्मान देता है। और जो भी पत्र ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं, महारानी के सिग्नेचर होना अनिवार्य होता है। तो इस तरीके से जिसके शासनाध्यक्ष स्वयं नहीं हो और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुसरण करके एक निश्चित अवधि के लिए वो नहीं बनते हो, तो उस देश को हम स्वतंत्र तो कह सकते हैं, गणतंत्र नहीं कहेंगे। इस प्रकार जापान भी गणतंत्र नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी गणतंत्र नहीं है। विश्व के बहुत से देश हैं जहां रिपब्लिकन स्टेटस का दर्जा अभी भी नहीं मिला है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है आपके जो भी जाते हैं बसते हैं। अब वहाँ पर जमीन ज़्यादा है, आबादी कम है, हालांकि विकसित महादेश है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पर कुछ पर्वत पहाड़ से जो पानी निकलता है वो अपने आप जो है अपथ्रस्ट की क्रिया करता है, यानी नीचे से कुआं से पानी ऊपर की ओर फेंकता है, लाइक एज ए गीजर, जिसको उत्स्रुत कुआं कहा जाता है। उत्स्रुत कुआं यानी अपने से कुआं से पानी ऊपर की ओर फेंकने लगता है, अपथ्रस्ट वेल कहा जाता है। वहाँ कुक्काबरा नाम की चिड़िया है। ठीक इसी ढंग से बहुत जनजातियाँ हैं, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि अगर वहाँ के एक चूहे को मार दीजिएगा तो दूसरा चूहा भी उसके लाश के पास ही बैठे बैठे दम तोड़ देगा, वो भागेगा नहीं। इतना ज़्यादा एक दूसरे से वहाँ के लोग प्रेम करते हैं, क्योंकि आबादी वहाँ काफ़ी कम है और वहाँ देखने के लिए भी जीव जंतु नज़र नहीं आते। लेकिन शिकारी भी जाते हैं, आपको पता ही होगा। वहाँ का कंगारू जो है 2 पैरों पर बड़ी तेज दौड़ता है, हालांकि 4 पैर होते हैं, उसका अगला पैर छोटा होता है। और यहाँ पर एक धोकनी होती है जिसमें बच्चे को अपने छुपा के रखता है, और बच्चे उसके अंदर ही क्या होते हैं, दूध पीते रहते हैं। स्तन भी उस धोकनी के अंदर ही होता है और अपना काफ़ी विकास करते हैं। लाइव बर्ड नाम की चिड़िया जो है वहाँ मनुष्य का नकल करती है, और अगर दरवाजा खटखटा के कहेंगे प्लीज ओपन द डोर, तो वो भी कहती है कहीं पर टुक 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 टुन 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 टुन, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। ऐसे वो बोलते रहती है, जिससे लगता है कि वो मनुष्य की आवाज़ का पूरी तरह नकल करने में सक्षम है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिणी तट पर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, और सिडनी जो है वही शहर है। कैनबरा राजधानी है, और ध्यान रखेंगे माउंट कॉर्सिस्को वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है इस पहाड़ी की। ऑस्ट्रेलिया की पहाड़ी जो है बहुत ऊंची नहीं है, लेकिन उस पहाड़ी पर जो है जनजातियां भी नहीं बस पाई है, क्योंकि पूर्व पश्चिम से आने वाली जो बालू की रेता है या रेत है वह उनको बहुत डिस्टर्ब करती है। वहाँ आज भी विकास के काम तेज गति से किया जा रहा है। सिंचाई के लिए भी नहर के सिद्धांत का विकास किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के पास का ओपेरा हाउस इतना प्रसिद्ध है, जहाँ ओलंपिक खेल भी हुए थे। पर्यटक आज भी वहाँ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया 7वां बड़ा महादेश होते हुए भी यदि शिक्षा का स्तर देखा जाए या फिर यहाँ पर विकास के स्तर को देखा जाए, प्रति व्यक्ति आय के स्तर को देखा जाए, तो आपका एशिया से, अफ्रीका से और दक्षिण अमेरिका से ज़्यादा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया कितना विकास किया। धन्यवाद, नमस्कार।